हेलो बच्चों, वेरी वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आप और हम लोग मिलकर यहां इतना सारा कुछ पढ़ लिए हैं केमिकल काइनेटिक्स में। और आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का लेक्चर लास्ट लेक्चर होने वाला है इस केमिकल काइनेटिक्स का। और यह भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे के पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ठीक है, अब इतना सारा सस्पेंस बना दिया है। और सस्पेंस, खैर अरे यार सस्पेंस भी क्या ही बनाऊंगा यार, तुम लोगों ने ऑब्वियस बात है कि वहां टाइटल पढ़ ही लिया है, थंबनेल देख ही लिया है कि क्या होने वाला है। तो ठीक है, अभी बात करेंगे। बट उसके पहले जैसे कि इंट्रोड्यूस करवा दिया जाए, हर बार आप लोगों को मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि ये हमारी एंटायर पीसीएमबी की टीम है। अब इस पूरी पीसीएमबी की टीम यहां आपके साथ में लगातार बने हुए हैं ताकि आप लोगों के एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर आ सके, साथ ही साथ में आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके। ठीक है, हम सब मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस बना रहे हैं। आप लोगों से सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक छोटा सा काम करिएगा, वो ये कि जब कभी भी आप लोग मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर जाते हैं तो अगर देखो किसी का भी आप वीडियो देख रहे हो, भले ही मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, तो एक बार जाके बाकी फैकल्टीज के वीडियोस को भी आप चेक कीजिएगा, जहां आपको पता चल जाएगा कि उन्होंने कितना बढ़िया कंटेंट आपके लिए बना के रखा हुआ है। ठीक है, चलो तो फिर आज का टॉपिक हम लोग रिवील करते हैं, दैट इज आरएनएस थ्योरी। अब यहां पर यह बात ध्यान रखना कि ये जो आरएनएस थ्योरी है या फिर इसको आरएनएस कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, तो इन सभी से मिला जुला के फिर आपके पास में एक आरएनएस इक्वेशन को हम बनाएंगे। अब वो जो आरएनएस इक्वेशन बनेगी ना, वो आपके पास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और उसका रीजन बहुत सिंपल सा है कि इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, जब भी एग्जामिनेशन होती है तो एग्जामिनेशन में मैक्सिमम मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें यह क्वेश्चन हमेशा टॉप पर होता है कि डिराइव आर्हेनियस इक्वेशन, और या फिर बोला जाता है डिराइव आर्हेनियस इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, या फिर इतना डिराइव करने के बाद में वो एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो कि क्या होने वाला होता है, न्यूमेरिकल होने वाला होता है ना। तो ये सारी चीजें होती। ठीक, तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले अगर आर्हेनियस थ्योरी की बात की जाए तो आर्हेनियस नाम के बंदे ने थ्योरी में यह बोल के रखा हुआ था कि इन 1889 आर्हेनियस रिकॉग्नाइज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ठीक है, वर्ड समझना। अभी आप लोग को यह पता है कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, अगर उसका टेम्परेचर हाई कर दिया गया तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ठीक है, सबको पता है, बहुत इजी सी चीज है। पर सबसे पहले जो चीज नोट डाउन करी है आर्हेनियस ने, वो क्या करके रखी हुई है कि जो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी होती है वो किसके ऊपर होती है, रेट कांस्टेंट के ऊपर भी होती है। रेट कांस्टेंट क्या बताया था, वो के वाली वैल्यू अगर आपको याद है कि नहीं, जो हम लोग पहले पढ़ते हुए आ रहे थे। He has given an empirical relation which can be written as like this। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, एक एम्पेरिकल रिलेशन दिया था जो कि K इज इक्वल टू A इंटू E टू द पावर माइनस EA बाय RT। हम इन सभी को डिस्कस करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। K ऑब्वियस बात है रेट कांस्टेंट रहेगा विच इज इक्वल टू ए क्या होता है हमारे पास में, आर्हेनियस कांस्टेंट, या फिर जो हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन। क्योंकि देखो पूरे चैप्टर में हम लोगों ने यही पढ़ के रखा हुआ है ना कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। रिएक्शन कैसे करते हैं, जब आपस में वो लोग कोलाइड करते हैं। याद करो कॉलिजन थ्योरी, इसके पहले वाला जो लेक्चर था उसने बताया था ना कि पार्टिकल्स जब आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी रिएक्शन फास्ट होगी। कुछ रिएक्शन फास्ट होगी क्योंकि ज्यादा कॉलिजन, कुछ रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि उनके अंदर जो नंबर ऑफ कोलाइडिंग पार्टिकल्स होंगे वो कम हो जाएंगे। तो ए बेसिकली क्या है, इसको हम लोग आर्हेनियस कांस्टेंट भी बोलते हैं या फिर हम फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉलिजन भी बोलते हैं। ई तो आपके पास में एक्सपोनेंशियल सीरीज है, और साथ ही साथ में ई ए क्या कहलाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इसको भी आगे और डिफाइन करूंगा। आर आपके पास में क्या होता है, गैस कांस्टेंट, और साथ ही साथ में टी इज इक्वल टू क्या होता है, टेम्परेचर। तो आर्हेनियस नाम के बंदे ने ये पूरी की पूरी इक्वेशन हम लोग को दी है। अब देखो इसी चीज के बारे में इसने यहां पे इस ग्राफ में समझाया। कैसे समझाया देखना, यहां रिएक्शन कोऑर्डिनेट से, जिसका मतलब है रिएक्शन क्या होती है, आगे फॉरवर्ड हो रही है। ठीक है, रिएक्शन चालू हुई इस पॉइंट से और ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ना चालू हुई। देखो किस तरह से,
यहां पे आपके पास में लिखा हुआ है रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है आपके पास में? प्रोडक्ट, ठीक, इजी सा है। यही तो रिएक्शन कोऑर्डिनेट होता है कि रिएक्टेंट से चलना चालू करा और प्रोडक्ट आपने बना दिया। अब ये वाला जो आपका वर्टिकल लाइन है या फिर जो वाई वाला एक्सिस है, ये बताता है किसको? एनर्जी को बताता है, ठीक है। बहुत इजी सा। अभी यहां पे मेरे पास में रखा हुआ है रिएक्टेंट, ठीक है। इस लेवल पे यहां रिएक्टेंट क्या करना चालू करता है? यहां अपनी एनर्जीज को बढ़ाती चले गया और यहां पहुंच गया ये टीएस। टीएस मतलब क्या? टीएस मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। याद है कि नहीं याद है? ट्रांजिशन स्टेट मतलब क्या? बीच वाली एक ऐसी कंडीशन जिस कंडीशन पर हम ये बोलते हैं कि यार इसके बाद तो प्रोडक्ट बन ही जाएगा, ठीक है। पहले कोई बंदा बड़ा स्टेबली बैठा हुआ था, ठीक है। मतलब क्या, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं कि भाई आप लोग घर पे बैठे हुए बड़े आराम से, ठीक, ठंड का समय है, बढ़िया, आपको रात को भी नींद आ रही थी, सुबह भी नींद आ रही है, आप बैठे हुए हो घर में, आप ये सोच रहे हो कि यार कोई हम लोग को कोई रिएक्टिवनेस दिखानी नहीं है, आराम से रजाई के अंदर घुस के बैठे रहे, पड़े रहे, बढ़िया बैठे रहते हैं, ठीक है। ये हुआ। अब क्या हुआ कि आपका हो गया स्कूल का टाइम, आप बढ़िया रजाई के अंदर बैठे हुए हो। अब घर वाले चिल्ला रहे हैं, घर वाले चिल्ला रहे हो, बोल रहे हैं कि जल्दी उठ जाओ, जल्दी जाओ, ठीक है, जल्दी उठो करके आपका स्कूल का टाइम हो रहा है। अब इस सिचुएशन पे क्या होता है कि यहां पर जो घर वाले आपको डांट रहे हैं ना, ये एक तरीके से आपको एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको बहुत एनर्जाइज कर रहा है, आप बोल रहे हैं नहीं मैं तो नॉन रिएक्टिव टाइप का पढ़ा रहूंगा, नॉन रिएक्टिव तरह का पढ़ा रहूंगा। और उसके बाद में अब क्या होता है? सिचुएशन हो जाती है चेंज। वो एक एपिसोड देखा था ना, वो जेठालाल वाला, जेठालाल को बाबूजी कैसे चिल्लाते, वो सुबह उठता, बोले क्या और क्या हो गया सुबह, ये वो करके, तो जेठालाल के बाबूजी कैसे चिल्लाते हैं, नाने जा नाने। तो यहां भी ऐसी सिचुएशन है कि अभी तुम नॉन रिएक्टिव पढ़े हुए हो और बाबूजी ने चिल्लाया रे नहाने जा नहाने। अब वो जो नहाने जा नहाने वाला कॉन्सेप्ट होता है वो होता है एनर्जी का। ये हुई वो एक्टिवेशन एनर्जी जिसने आपको एक्टिवेट करा। और याद हो अगर वो एपिसोड, तो वहां पे जेठालाल के साथ दौड़ लगा के जाता है, जैसे बाबूजी उसको नहाने जा बोल के चिल्लाते हैं, तो जैसे ही नहाने जा बोल के चिल्लाया तो जेठालाल आ गया अपनी ट्रांजिशन स्टेट में। और जेठालाल एक बार अगर ट्रांजिशन स्टेट में आ गया मतलब वो बाथरूम में घुस गया, कपड़े उतार दिए और साथ ही साथ में नहाने के लिए रेडी हो गया। अगर वो उस सिचुएशन पे पहुंच गया तो इसके बाद में वो नहा के ही बाहर निकलेगा, और जैसे ही वो नहा के बाहर निकलेगा वो एज अ न्यू प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल सा था ना कि यहां से रिएक्टेंट को मिली एनर्जी उसे एक्टिवेट करने के लिए, और ये जो एक्टिवेट करने की एनर्जी होती है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से वो एक्टिवेट हुआ, ट्रांजिशन स्टेट में आया, और एक बार अगर आपने उसको ट्रांजिशन स्टेट में पहुंचा दिया मतलब आपने उसको बाथरूम के अंदर डाल दिया, पानी रख दिया, अब तो नहाना ही पड़ेगा। अब नहाना ही पड़ेगा, जब मजबूरी हो जाएगी तो ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट भी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? तो बस इतना सही रहता है। इस तरह से क्या होता है कि आर्हेनियस थ्योरी यहां काम आती है। अब बात आती है कि आर्हेनियस में स्पेसिफिकली ऐसा क्या देखा? इसने देखा रेट कांस्टेंट, ठीक है। इसने क्या देखा? रेट कांस्टेंट देखा। अब इसका भी मतलब समझाता हूं मैं, ठीक है। अपने ये जेठालाल वाले एग्जांपल समझेंगे। यहां पे एक बहुत सिंपल सा है कि यहां बार बार फोर्स किया जा रहा था कि उठो और नहाने जाओ, उठो और नहाने जाओ, ठीक है। घर में और भी मेंबर हैं, सभी उसको फोर्स कर रहे थे उठो और नहाने जाओ। पर यहां पे ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने यह देखा कि जब बापूजी ने चिल्लाया जोर से तभी वो नहाने गया। तो आर्हेनियस का भी काम ऐसे होता है। सभी को दिखाई दे रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो टेम्परेचर के द्वारा अफेक्टेड होती है, बट स्पेसिफिकली आर्हेनियस ने यह ढूंढ के निकाला कि सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन नहीं, जो रेट कांस्टेंट होता है वो भी टेम्परेचर के ऊपर क्या होगा? डिपेंडेंट होगा। क्लियर हो गई बात? ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको भी अभी हम डिराइव करेंगे, पर उसके पहले जरा हम लोग यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी को समझेंगे। जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, देन मैं आगे बढ़ूंगा फिर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहां पे आर्हेनियस थ्योरी को थोड़ा सा और समझा दिया जाए, जिसमें आपको एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट लाया जाएगा। अच्छा ये तो समझ में आ गया ना
कि यहां पर क्या हुआ था, प्रोडक्ट बनाना है मतलब साफ सुथरा होना है, तो नहाने के लिए भेजना पड़ेगा ट्रांजिशन स्टेट। नहाने के लिए जो ट्रांजिशन स्टेट में भेजा गया तो वह बापूजी का डायलॉग था, तब वो वहां पर गया। अब देखो सिचुएशन क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या बोलता है, द एक्सेस एनर्जी ओवर एंड अबाउ द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट्स। ठीक है, यहां पे इतना ये एक्सेस एनर्जी होता है जो कि ओवर एंड अबाउ द एवरेज एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, या तो उससे ज्यादा है रिएक्टेंट की एनर्जी से, या फिर जो आपके पास में क्या बोला जाता है, एवरेज एनर्जी से क्या होता है, ज्यादा होता है, विच मस्ट बी supplied to the reactant to undergo chemical reaction is called activation energy। यही वाली बात हुई ना कि रिएक्टेंट वहां पर बैठा हुआ था, उसके पास में भी एनर्जी थी, बट उससे ज्यादा हमने कुछ ऐसी एनर्जी इसे दी कि ये जो रिएक्टेंट है ये वर्क करने के लिए बिल्कुल एग्री हो गया, और एग्री होने के बाद में अब वो वर्क करना चालू करता है या केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट करना चालू होता है, और फिर बाद में क्या करता है, प्रोडक्ट बनाता है। अब उसी के बेसिस पर यहां पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी कौन सी वाली, थ्रेशोल्ड वाली, माइनस एनर्जी कौन सी वाली, रिएक्टेंट वाली। ठीक है, अब याद करो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या था, बताओ भाई क्या था ये थ्रेशोल्ड एनर्जी का कॉन्सेप्ट, याद है कि नहीं याद है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या थी, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए। मतलब एक बोल सकते हैं ना कि जैसे आपके पास में एक हर्डल है, आप यहां पर क्या करते हो, आप यहां पर आए हो इस तरह से, देखो मैं बताता हूं, यहां पर आप खड़े हुए हो, ठीक है, आप खड़े हो, आपके सामने दीवार है, इस दीवार को जंप करके आपको यहां जाना है, और जैसे आप जंप करके यहां जाओगे तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, आज का ब्रेकफास्ट मिलेगा। ठीक है, तो आपको ब्रेकफास्ट खाना है, आपको भूख लग रही है, आप क्या करना चाह रहे हो, आप यहां पर जंप करना चाह रहे हो, तो यहां पर इस दीवार को जंप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो एनर्जी क्या कहलाएगी, आपके पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। ठीक है, जो दीवार को जंप करने वाली एनर्जी है वो क्या कहलाएगी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहलाएगी। पर यह भी ध्यान रखना कि थ्रेशोल्ड एनर्जी तो बहुत बाद में आएगी। अब यहां पर बात करते हैं आपकी, आप यहां पे खड़े हुए हो, अगर आपको भूख नहीं लगी होगी तो ऑब्वियस बात है क्यों दीवार चढ़ के आप यहां पर इस खाने को खाने जाओगे, है कि नहीं। तो यहां पर वही कॉन्सेप्ट आता है कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर क्या है, आपको लगी हुई भूख, जब आपको भूख लगेगी तो आप हाथ पैर मारोगे ताकि आप क्या कर सको, इस दीवार को क्रॉस कर सको। आपको शुरुआत करने के लिए, आपको इनिशिएट करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है दैट इज नोन एज एक्टिवेशन एनर्जी। और जब एक बार ये एक्टिवेट हो जाता है, आफ्टर दैट यहां पर क्या होगा, इस एनर्जी के लेवल को करना पड़ेगा क्रॉस, और उसके बाद में ही क्या मिलेगा आपको, नाश्ता मिलेगा। तो इस बेसिस पर मैं क्या बोल सकता हूं, अगर इस दीवार को क्रॉस करने की जो एनर्जी है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो ज्यादा है, यहां पर आपके अंदर रखी हुई एनर्जी क्या है, ये ई है। अब जब कभी भी इतनी सारी एनर्जी में से इतनी एनर्जी जिस लेवल पर आप खड़े हो इसको माइनस कर दिया जाए तो आपके पास में ये वाली एनर्जी का एरिया बचता है जो कि आपकी एक्टिवेशन एनर्जी का एरिया है। आप खड़े हुए हो, ये आपकी एनर्जी है, आपको एक्टिवेट होना है मतलब आपको जंप करना है, यहां जंप करना है एक्टिवेशन के लिए। तो इसीलिए क्या होता है, थ्रेशोल्ड माइनस रिएक्टेंट वाली जो एनर्जी होती है उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। और उसी के लिए फॉर्मूला देके रखा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यह कहानी बता के रखी हुई है। अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक, स्क्रीनशॉट लिया, चलो अब बढ़ते हैं आगे। हां, अब देखो यहां पर ये वाला जो 3 पॉइंट है ये आप लोगों से पूछा जा सकता है एज एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में भी क्या होता है कि यहां पर या तो डायरेक्ट आपको दे दिया जाएगा या फिर एक स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि फॉलोइंग 4 में से कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन सा स्टेटमेंट गलत, तो उसके रिगार्डिंग भी ये बात होती है। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 ही भयंकर इंपॉर्टेंट है, समझो।
अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, मतलब क्या कि यहां पे वो हमने वो वाली लाइन देखी थी ना अभी इसके पहले, वो वाली एनर्जी क्या हो जाए, एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो जाए, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विल बी वेरी लार्ज। ठीक है, अब इस पूरे वर्ड का मतलब समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, अगर आप लोग को याद हो तो जब कॉलिजन थ्योरी पढ़ रहे थे तो उस टाइम पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखा था। हमने क्या देखा था कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो कॉलिजन करना जरूरी है, ठीक है, टकराना जरूरी है, पर वहां हमने ये पॉइंट को नोटिस करा था कि जो कॉलिजन होता है वो इफेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से उठकर कोई भी आ गया, आपस में टकरा गया और प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, नहीं, एक प्रॉपर पैटर्न होता है। उस पैटर्न के रिलेट में अगर आप चलोगे ना, तभी ये रिएक्शन क्या हो पाती है, फाइनलाइज हो पाती है। ठीक है, तभी आपको प्रोडक्ट मिल पाता है। ठीक, अब ये क्या बोलता है अगर एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन जो होगा वो बहुत ज्यादा हो जाएगा और वेरी फास्ट रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये कहानी हो जाएगी। मतलब क्या, मतलब ऐसा है कि तुम हो अक्षय कुमार, ठीक है, तुम क्या हो, अक्षय कुमार हो। अक्षय कुमार को कभी देखा होगा तुम लोगों ने, उसको कभी कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती है, वो अपना काम करने के लिए हमेशा रेडी रहता है। ठीक है, उसको नहीं बोलना पड़ेगा, जैसा जेठालाल को बोलना पड़ता था ना, नहाने जा, तो अक्षय कुमार को नहीं बोलना पड़ेगा भाई नहाने जा। उसने सुबह उठना है, अपना वर्कआउट करना है, टाइम से खाना है, टाइम से नहाना और टाइम से सो जाना है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं अक्षय कुमार का एग्जांपल दूं तो अक्षय कुमार क्या है, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला इंसान है, मतलब उसको पीछे से किसी को पुश नहीं करना पड़ता है। सेम लाइफ में भी यही ध्यान रखना कि अपने आप को भी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बना दो। ऐसा ना हो कि तुमको पीछे से पुश करना पड़े, तुम्हारे पेरेंट्स द्वारा क्या रहे, पढ़ाई कर ले पढ़ाई, तो यह काम नहीं होना चाहिए, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला बनना चाहिए। तो यहां हमारा अक्षय कुमार जो जीरो एक्टिवेशन एनर्जी लेकर बैठे हुए हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उसका नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा होता है, तभी भैया साल में 4-4 पिक्चरें उसकी हो जाती है। ठीक है, इतनी फास्ट रिएक्शन होती है कि साल में 4-4 पिक्चरें कर लेता है वो व्यक्ति। तो यहां पर वही कहानी आती है, ध्यान रखना जीरो एक्टिवेशन एनर्जी की, कि अगर आपको कोई मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है ताकि आप अपने प्रोडक्ट को अचीव कर सको, तो ऑब्वियस बात है आपकी जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होगी। और पीछे से अगर कोई ऐसा बार बार मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो आप अपने मन से काम करोगे, और जब अपने मन से काम करोगे तो ऑब्वियस बात है रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, रिजल्ट क्या होगा, ज्यादा अच्छा होगा। समझ में आई बात? तो ये क्या हुआ, जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगला है लो एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लो एक्टिवेशन एनर्जी मतलब क्या, आपको कोई काम करने का मन तो है, बट आप थोड़े से डिमोटिवेट होकर बैठे हुए हो। ठीक है, अब जैसे ही आपको मोटिवेट कर दिया, बहुत थोड़ा सा, बहुत जरा सा, इतू सा आपको मोटिवेट कर दिया, अब जरा सा मोटिवेट कर दिया तो आप में मोटिवेशन भर जाएगा, आप बोलेगे अब तो मैं ये चीज कर लूंगा, अब तो मैं यहां पे प्रोडक्ट बना के आऊंगा, अब तो मैं इफेक्टिव कॉलिजन करके ही आऊंगा। तो वो सिचुएशन क्या होती है, जब एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी कम हो, थोड़ा सा आपको कम मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट और आप उसमें रिजल्ट दे दें, तो वो क्या कहलाता है, लो एक्टिवेशन एनर्जी, जिसमें बोला जाता है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन विल बी लार्ज विच इज इक्वल टू फास्ट रिएक्शन। ध्यान दिया, सबसे पहले जब हमने चैप्टर पढ़ा था ना, तो यही चीज पढ़ी थी, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, स्लो रिएक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी। और वो जो पहले लेक्चर में पढ़ा था, आज इसके लास्ट लेक्चर में दोबारा से आया है, बट कॉन्सेप्ट बदल गया। वहां सिर्फ हमने ये जाना था कि कोई रिएक्शन फास्ट होती है तो कितनी फास्ट होती है, स्लो होती तो क्या होती है, और मॉडरेटेड होती है तो क्या होती है, ये जाना था। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां कॉलिजन हो रहा है, और कॉलिजन होने के साथ साथ में एक्टिवेशन एनर्जी कितना बड़ा रोल प्ले करती है। वहीं अगर मैं बात करता हूं कि एक्टिवेशन एनर्जी अगर बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा यहां पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस सिचुएशन में फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन बहुत कम होगा, और अगर पार्टिकल कम टकराएंगे तो ध्यान रखना जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। ठीक है, वो रिएक्शन क्या हो जाएगी हमारे पास में, स्लो। क्लियर हुई बात?
इजी है ना, वो बहुत सिंपल सा है। मतलब बात वही है कि यार कोई बंदा लाइफ में इतना ज्यादा डीमोटिवेट होकर बैठा हुआ है, उसने मान ही नहीं लिया है कि लाइफ में मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूं, तो आप उसको इतना भयंकर मोटिवेशन करवा रहे हो, खूब सारे वो वीडियो देख रहा है, खूब वो कर रहा है, ये कर रहा है, वो मतलब दुनिया जहान का मोटिवेशन दे दो, तो भी जो बंदा खुद को ये मान के चलता है कि मेरे से कुछ होने ही नहीं वाला, तो वो डीमोटिवेट होकर बैठा रहेगा। और अगर वो डीमोटिवेट होकर बैठा ही रहेगा तो इस सिचुएशन में उसका नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन कम होगा, और नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन अगर कम होता है तो उसकी लाइफ की जो रिएक्शन होगी बहुत स्लो होगी। ठीक है, तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऐसे अक्षय कुमार वाले काम करना पड़ेंगे। जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब सुबह सुबह किसी की डांटने की जरूरत ही नहीं है, सुबह बिस्तर से उठ गए, पढ़ने बैठते समय किसी की भी पढ़ाई के लिए डांटने की जरूरत नहीं है, तुरंत पढ़ने बैठ गए, तो ये जीरो एक्टिवेशन एनर्जी वाला काम कर लो। और जैसे ये जीरो एक्टिवेशन एनर्जी तुम्हारे अंदर बिल्डअप होना चालू हो जाएगी तो लाइफ में पता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी जगह पर तुम लोग पहुंच जाओगे। तो ये कहानी होती है तीनों की। अब अगला क्या बोलता है, द एक्टिवेशन एनर्जी EA, ठीक है, depends upon the nature of chemical bonds undergoing the rupture and is independent of enthalpies of reactants and product। ठीक है, इंथैल्पी से तो इंडिपेंडेंट है। इंथैल्पी मतलब क्या, याद है, टोटल एनर्जी। अब यहां पर केमिकल बॉन्ड बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। केमिकल बॉन्ड कैसा रोल प्ले करते हैं कि अगर बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ऑब्वियस बात है आप उसको ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। बॉन्डिंग स्ट्रांग मतलब क्या, अगर तुम्हारी और तुम्हारे बेड की बॉन्डिंग इतनी अच्छी कि तुम अपने बिस्तर से उठना ही नहीं चाहते हो तो ऑब्वियस बात है एक्टिवेशन एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। और वैसे ही अगर बेड और तुम्हारी बॉन्डिंग कम है तो तुरंत उठ जाओगे। ठीक है, और उसका सही एग्जाम्पल बताऊं मैं क्या करता था, मैं तुमको बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूं। मेरी एग्जाम के टाइम पे मैं कभी मेरे बेड पे नहीं सोता था, मैं हमेशा जमीन पे सोता था। जमीन पे सो तो थोड़ी सी वो रफ सरफेस होती है तो आपको सुबह उठना ही पड़ता है, कब तक आप जमीन पे पड़े हुए रहोगे। ठीक है, और अगर बेड पे रहो, बेड बढ़िया कुशन वाला हो, बढ़िया सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो, तो आप वहीं पड़े हुए रहते हो। मतलब आपकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है ना कि आप वहां पर कुछ कर ही नहीं पाते। और वहीं अगर रफ सरफेस पे सो गए जमीन पे तो उठना ही पड़ेगा। तो यही होता था कि जब जब मेरी एग्जामिनेशन होती थी तो मैं अपने बिस्तर का कर देता था त्याग और बढ़िया जमीन पर ही चटाई या दरी बिछाकर मैं सोया करता था, तो झक मार के मुझे उठना ही पड़ता था। तो ऐसी कुछ सिचुएशन होती है। क्लियर हो गई बात कि एक्टिवेशन एनर्जी यहां किस किस तरह से रोल प्ले करती है। फटाफट से जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो तो। ठीक है, चलिए इसे कर देते हैं इरेज और फाइनली जरा चेक कर लेते हैं कि जो आरएनएस इक्वेशन है उसके लिए डेरिवेशन क्या रहेगा। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखना यार, आप लोग जो चीज पढ़ते हो ना तो ऑलरेडी जो आरएनएस इक्वेशन डिराइव्ड है आप उसी को ही फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव करते हो। बट यहां पहले ये देखना है कि ये जो आरएनएस इक्वेशन है ये आती कहां से है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखो आरएनएस इक्वेशन सबसे पहले आती है वांट हॉफ इक्वेशन से। वांट हॉफ इक्वेशन क्या बोलता है, डी बाय डी टी, जस्ट अ मिनट, ये बोलता है d बाय डी टी ऑफ लॉग के विच इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना पहले ये इक्वेशन आती है, इसको कहा जाता है वांट हूफ इक्वेशन। याद देखने ये वो वांट हूफ फैक्टर वगैरह में देख के रखा हुआ था हम लोगों ने, तो ये वही वाली चीज है। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या है, वांट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, ये क्या है हमारे पास में, वांट ऑफ इक्वेशन। अब इस वांट ऑफ इक्वेशन का करते क्या है, दोनों तरफ कर दिया जाता है इसका इंटीग्रेशन। जैसे ही आप इंटीग्रेशन करोगे तो d बाय डी टी तो हो जाएगा गायब क्योंकि वो डिफरेंशियल टर्म थी, तो आपको यहां पर मिलता है log के विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई ए बाय आर टी स्क्वायर ऑफ डी टी। ठीक है, ये ऐसी कुछ कहानी आपको यहां मिल जाती है। और भी अगर अच्छे से आपको सोचना है तो देखो आप ऐसा भी कर सकते हो। कैसा कर सकते हो, ये छोटे में टर्म हम लोग यूज करते थे ना कि सपोज dt को उठाकर यहां लेकर गए, तो जैसे ही आप dt को उठाकर यहां पर लेकर गए तो क्या मिल जाता, डी एल एन के विच इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी का स्क्वायर, और यहां पर क्या मिल जाता आपको, dt मिल जाता। ठीक है, वो बच्चों वाले काम जो हम लोग इधर इंटीग्रेशन वो करते इधर उधर ले जाके। अब क्या कर दोगे,
अब कर दोगे इंटीग्रेशन। यहां पर डी ऑफ एल एन के का अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया, एल एन के मतलब वही लॉग के का, तो आपको क्या मिल जाएगा? ऑब्वियस बात है, सिंपल सा मिल जाएगा log के। अब यहां पर इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास में क्या चल रहा है? dt चल रहा है। अगर dt चल रहा है तो सिर्फ वो t का ही इंटीग्रेशन कर पाएगा, तो ऑब्वियस बात है बाकी सभी उसके लिए होंगे कांस्टेंट। तो EA बाय R, EA है एक्टिवेशन एनर्जी और R हमारे पास में क्या होता है? गैस कांस्टेंट। इसको निकाल दिया बाहर। इंटीग्रेशन होगा सिर्फ 1 अपॉन में टी स्क्वायर ऑफ dt का। ठीक है, ये वाली कहानी हो जाएगी। अब इसको भी मैं जरा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, तो ये हो जाएगा EA अपॉन में R और इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर -2। ठीक है, अब तो यहां पर आप बहुत आसानी से वो फॉर्मूला लगा सकते हो ना इंटीग्रेशन का, x टू दी पावर n के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना। जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू आएगी आपके पास में ln ऑफ k इज इक्वल टू EA बाय R एज इट इज चल रहा है, और t टू दी पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा? -1/t। ठीक है, ये इंटीग्रेशन हो गया, प्लस यहां पे एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी आएगा जो कि होने वाला है log a। ठीक है, ये वाली टर्म हमारे पास में और आ जाएगी। अब जरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना, ये जो आपके पास में log a है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये आप लोगों ने देख के रखा होगा, सी में देखा होगा, log c करके देखा होगा मैथमेटिक्स में, तो ये वाली कहानी रहती है। अब यहां इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को लाना इसलिए जरूरी है क्योंकि यहां जो मैंने इंटीग्रेशन करके रखा हुआ इंडेफिनेट है, देख रहे हो कोई लिमिट नहीं है कि यहां से लेकर यहां तक इंटीग्रेशन करो। तो जब कभी भी कोई लिमिट नहीं होती, अच्छा इसके पहले जो जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में इंटीग्रेशन करा था वहां पर तो मैंने नहीं लेकर आया था कांस्टेंट, और उसका रीजन यह था कि वहां लिमिट थी कि 0 से लेकर t तक उसको सॉल्व करना है या 0 से x तक सॉल्व करना है। तो जब आपके पास में लिमिट होती है तो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट की जरूरत नहीं है, बट यहां इंटीग्रेशन की कोई लिमिट नहीं थी, इसलिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट ये आ चुका है। अब यहां पर आप लोगों ने क्या करा? इस इक्वेशन को सॉल्व करा, तो क्या मिल जाएगा? ln ऑफ k इज इक्वल टू -EA बाय RT प्लस ln ऑफ a या log a मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली कहानी हो गई। अब सिंपली आप क्या करते हो? इस log a को उठाकर यहां लेकर आते हो, तो क्या मिलेगा? log k माइनस log a इज इक्वल टू -EA बाय RT। ये कहानी मिल जाएगी। log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है? log m माइनस log n इज इक्वल टू log m बाय n, तो ये क्या बन जाएगा? log m बाय n। ठीक है, ये बन गया। इक्वल्स टू में क्या चल रहा है? माइनस का EA बाय RT, ये चल रहा है। अब अगली कहानी में क्या होने वाला है? यहां पर माइनस का EA बाय RT तो आ गया, अगर इस लॉग को मैं उठाकर यहां ले जाऊं, लॉग इनवर्स करवा दूं, तो याद है कि नहीं ये e की टर्म में चेंज हो जाता है। अच्छा ये भी ध्यान रखना, यहां ln क्या होता है? इस ln का मतलब होता है log टू द बेस e। e यहां पर क्या है? एक एक्सपोनेंशियल सीरीज है, मैथमेटिक्स में देखा था ना, वो एक्सपोनेंशियल सीरीज जो इंफिनिटी तक जाती है, ये वो वाली टर्म है। और ये बिल्कुल सही भी है क्योंकि इंटीग्रेशन में तुमने कोई लिमिट नहीं लगा के रखी, मतलब कहीं तक भी तुम इंटीग्रेशन कर सकते हो, और कहीं तक भी मतलब क्या होता है? इंफिनिटी तक होता है। ठीक है, तो ऐसी कुछ कहानी है। अब देखो क्या होगा, यहां पर से इस लॉग को उठाकर अगर मैं यहां लेकर जाता हूं तो हमारे पास में जो नई टर्म बनेगी वो क्या बन जाएगी? k बाय a विच इज इक्वल टू e टू द पावर -EA बाय RT। अब पता ही हो गया, अगली इक्वेशन में हमारा आरएनएस इक्वेशन बनने वाला है। क्या बन जाएगा? k इज इक्वल टू a इंटू e टू द पावर -EA बाय
आर टी। और ये जो इक्वेशन है ना, ये आर्हेनियस इक्वेशन है। तो जब कभी भी तुम्हें डिराइव्ड आर्हेनियस इक्वेशन बोला जाए कि आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करो, तो उसके लिए आपको ये वाला डेरिवेशन करना है। वो नहीं बुक के अंदर, नहीं तो तुम देखो बुक के अंदर क्वेश्चन अगर तुम लोग को पूछा गया है डिराइव आर्हेनियस इक्वेशन, तो तुम आर्हेनियस इक्वेशन को फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिराइव कर दो। नहीं 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 नहीं, वो जो कॉन्सेप्ट है वहां पर पहले ही आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव्ड है, वहां पर पहले ही ये दिया हुआ रहता है। जस्ट सिंपली आप यहां पर क्या कर देते हो, लॉग ले लेते हो और लॉग लेके आप इसको फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर देते हो। मैं वो नहीं करने की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि ये इक्वेशन कहां से आई है वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये इक्वेशन आई है वांट हूफ इक्वेशन से। क्लियर हो गई बात? इजी है, फटाफट समझ लो क्या करके रखा हुआ है। सबसे पहले वांट हूफ इक्वेशन लिया, डी बाई डी टी ऑफ एल एन के विच इज इक्वल टू ई ए बाय आर टी स्क्वायर। इसमें क्या करा, dt को उठाकर यहां लेकर गए, दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करा। जब दोनों तरफ से इंटीग्रेशन करा, डी ऑफ लॉग के क्या बन गया, लॉग के। यहां पर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होना है, तो सारी चीजें कांस्टेंट है, बाहर निकल गया ई ए बाय आर। फिर क्या बचा, 1/t² dt। अब 1/t² मतलब क्या हो जाता है, t टू दी पावर -2। इंटीग्रेशन करा, क्या बना, माइनस का 1/t प्लस लॉग a भी आएगा। लॉग ए क्या है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लाना जरूरी है क्योंकि यहां पर जो आपका इंटीग्रेशन करके रखा हुआ है वो क्या है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रल है। यहां आपको नहीं पता है लिमिट कहां से कहां ले जानी है, इसलिए इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया लॉग ए। फिर क्या करके रखा हुआ है, जस्ट सिंपली इसको यहां लेकर गए, रीअरेंज करके लिख दिया लॉग ए। लॉग वाली टर्म एक तरफ ले गए, लॉग के माइनस लॉग ए मतलब लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम बाय एन हो जाएगा। अब जो यहां लॉग है उसको उठाकर अगर दूसरी साइड लेकर जाऊं तो यहां एक्सपोनेंशियल सीरीज बनी e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, और उसके बाद ए को उठा के जस्ट सिंपली यहां लेकर जाओ। तो इस तरह से आर्हेनियस इक्वेशन डिराइव होती है। अब इस आर्हेनियस इक्वेशन को हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में लगा के सॉल्व करेंगे। चलो जरा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो भाई इसको कर देते हैं हम लोग इरेज, बढ़ते हैं आगे। अब देखो जो तुम लोग एग्जामिनेशन में अधिकतर छाप के आते हो ना डेरिवेशन, वो अब आएगा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आर्हेनियस इक्वेशन को डिराइव करना है। ठीक, बहुत 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 ही ज्यादा इजी है। सबसे पहले तो लिख देता हूं कि आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, दैट इज k इज इक्वल टू, और अरे रे 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 रे, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये कहानी है। अब यहां पे करना क्या है कि सपोज यहां दो इक्वेशंस होती हैं, तो दो रेट कांस्टेंट मान के चलते हैं k1 और k2। ठीक है, सपोज दो इक्वेशन हो रही है, या फिर देखो दो काम कर सकते हैं। पहले मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, उसके बाद वो करूंगा। ठीक है, पहले क्या कर लो, यहां लॉग ले लो, दोनों तरफ लॉग ले लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉग k इज इक्वल टू लॉग ऑफ a इंटू ई टू दी पावर माइनस का ई ए बाय आर टी। ठीक है, अरे रे टी तो लिखा ही नहीं, टी तो लिखा ही नहीं। ये लीजिए, पहले अपन ये कर लेते हैं, पहले लॉग ले लें, उसके बाद में दो टर्म हम बना लेंगे k1 और k2 के लिए। अब यहां पे फॉर्मूला क्या लगेगा, लॉग ऑफ m इंटू एन। तो यहां आपको मिल जाएगा लॉग k इज इक्वल टू लॉग ए प्लस लॉग ऑफ e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी। ठीक है, ये वाली टर्म मिल जाएगी। अच्छा, ये तो बहुत इजी है ना, लॉग m इंटू एन इज इक्वल टू लॉग m प्लस लॉग एन। अब यहां एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, वो क्या होता है, एक तो होता है कि लॉग m टू द पावर n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n लॉग m। ठीक है, ये हो जाएगा। और दूसरा क्या है कि यहां पर जो ln है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है log e। और यहां एक टर्म बनने वाली है कि अगर log e हो जाए तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। देखो अब ये टर्म मैंने क्यों बताई है, क्योंकि जब आप इसको सॉल्व करने पर जाओगे ना, तो क्या दिखाई देगा कि यहां log m टू द पावर n दिखाई दे रहा है। तो ये इक्वेशन बनेगी कुछ हमारे पास में इस तरह से, देखना यहां मैं बता देता हूं, ये बनेगा log ऑफ k इज इक्वल टू log ऑफ a, फिर यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस ई ए बाय
आर टी और log e, तो log e हमारे पास में क्या हो जाता है, ये तो हो जाएगा 1। तो फाइनली जो मेरे पास में चीज बचेगी वो कुछ इस तरह से होने वाली है। एक तो लाइन सीधी नहीं बनती है यार मुझसे भी। ln ऑफ k इज इक्वल टू ln ऑफ a माइनस ई ए बाय आर टी। समझ में आ गई बात? इजी है ना? log e तो क्या हो जाएगा हमारे पास में 1। अब अगली चीज जो होती है वो ये होती है कि जब कभी भी यहां आप लोगों ने देखा होगा कि log टू दी बेस e है, यहां आप ध्यान रखो जब कभी भी log का जो बेस होता है e, अगर इसको log टू दी बेस 10 में कन्वर्ट करना होता है तो यहां आप क्या करते हो, 2.303 का मल्टीप्लाई कर देते हो। तो अब जो नई इक्वेशन बनेगी वो क्या बन जाएगी, 2.303 ऑफ log k विच इज इक्वल टू 2.303 ऑफ log a विच माइनस का ई ए बाय आर टी। ठीक है, अगर पूरी इक्वेशन को मैं 2.303 से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, तो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे पास में क्या आ जाएगा, फाइनल एक्सप्रेशन आएगा मेरे पास में log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में। तो अब देखो यहां पर इसको सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आ गए। यहां पर ऐसा लाने की वजह यह है कि जब कभी भी आप लॉग टेबल देखते हो ना, तो वो लॉग टेबल बेस 10 के लिए रहती है, न कि बेस ई के लिए रहती है। जैसे आप इस टर्म पे लेकर आओगे और यहां के ए इन सभी की वैल्यू रखोगे ना, तब जाके आपका जो आंसर होगा वो प्रॉपरली यहां निकल कर आ पाएगा। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद में हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोगों को फाइनल एक्सप्रेशन जो मिला ना, वो क्या मिला, log k इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर और टी। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोग को मिल चुका है। अब मैं बोलता हूं कि सपोज दो रेट कांस्टेंट पे अगर हम इसको चलाते हैं तो एक के लिए बन जाएगा हमारे पास में log k1 इज इक्वल टू log a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी वन, और दूसरे के लिए बन जाएगा मेरे पास में log k2 इज इक्वल टू, अच्छा ये तो कांस्टेंट है तो इसलिए log a जो है वो एज इट इज रहने वाला है, फिर क्या आ जाएगा माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर टी टू। यह है इक्वेशन नंबर 1, यह है इक्वेशन नंबर 2। सिंपली आप क्या करोगे, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 इज डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 1, तो क्या मिल जाएगा आपको, मिल जाएगा यहां पे log k2 बाय, अरे डिवाइड क्यों कर रहे, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, यहां पे तो चेंज देखना है ना, डिवाइड नहीं होगा, सॉरी माय मिस्टेक, मैं तो यहां भूल ही गया। यहां पे आपको चेंज देखना है, परिवर्तन देखना है दोनों कांस्टेंट पे। तो चेंज या जो परिवर्तन रहेगा वो डिवाइड से नहीं आएगा ना रे, वो तो माइनस वाली टर्म से आएगा। तो आपको इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, क्योंकि दोनों जो रेट कांस्टेंट हुए ना उसमें मुझे चेंज देखना है या बोला जाए डिफरेंस देखना है, इस वजह से। तो अब क्या मिलेगा मुझे, यहां मिल जाएगा log k2 माइनस log k1। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वाले लेफ्ट हैंड साइड में माइनस होंगे, राइट हैंड साइड वाले राइट हैंड साइड में माइनस हो जाएंगे। फिर क्या मिल जाएगा मुझे, log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 आर टी 2। ठीक है, ये मिल गया आर टी 2।
अरे भैया इरेज हो जाए ये RT2। अब इस पूरी टर्म में से हम माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 वाली टर्म को। ठीक है, अच्छा यहां इक्वेशन नंबर 1 को अगर मैं माइनस करता हूं तो यहां पहले माइनस क्या आएगा, माइनस का लॉग ए, तो यहां पर लिख दिया मैंने माइनस का लॉग ए। अब क्या होगा, माइनस का ही अंदर यहां सॉल्यूशन दे रहा हूं तो माइनस माइनस प्लस होगा। अच्छा छोड़ो यार, कंफ्यूजन हो जाता है तुम लोगों को, कंफ्यूजन करेंगे नहीं हम लोग, इसको ऐसे लिख देते हैं, फिर बाद में हम सॉल्व कर देंगे। 2.303 RT1। अब क्या कर देना, माइनस का अंदर कर देना सिंपली मल्टीप्लाई। अब ये क्या हो रहा है, लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, ये हो जाता है हमारे पास में लॉग एम बाय एन। तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ K2 बाय K1। ठीक है, ये वाली कहानी आ गई। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा, अगला एक्सप्रेशन अगर आप चेक करते हो तो आपको यहां मिलेगा लॉग ऑफ ए प्लस का। अब यहां देखो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस का लॉग ऑफ ए। तो ये देख लो, माइनस का लॉग ऑफ ए प्लस के लॉग ऑफ ए से माइनस का लॉग ऑफ ए क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, सिंपल सी कहानी चला रहे हैं, कुछ भी डिफिकल्ट काम नहीं कर रहे हैं। ये हो गया कैंसिल। अब आगे वाली टर्म में क्या बचेगा, ये वाला पॉइंट माइनस का, अच्छा ये हमारा अलग है ना, ये वाला इतना यहां पर अलग गया है और इस वाली टर्म को अलग रहता है। थोड़ा सा इसको मैं अलग लिख दूं, नहीं तो फिर वो हौच पौच हो जाता है, डेरिवेशन करने में मजा भी नहीं आता है। यहां तो समझ में आ गया ना, क्या बन रहा है हमारे पास में, log K2 बाय K1 विच इज इक्वल टू, क्या बना था मेरे पास में, एक प्लस का लॉग ए, एक बन गया था माइनस का लॉग ए। माइनस का चल रहा है यहां पर ई ए अपॉन में 2.303 RT2 और माइनस ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पे प्लस का, ये हो जाएगा ई ए अपॉन में 2.303 RT1। ठीक है, ये कहानी हुई। जो कैंसल हो रहा है उसे कैंसल आउट कर दो, ये कैंसल हो गया, ये कैंसल हो गया, तो मेरे पास में यहां क्या बच गया, मेरे पास में यहां बच गया है log ऑफ K2 बाय K1 विच इज इक्वल टू, अब देखो जो जो चीजें कॉमन है उसे कॉमन निकाल दो, तो कॉमन क्या निकल रहा है मेरे पास में, ई ए अपॉन में 2.303 R, ये निकल गया कॉमन। अंदर क्या बच गया, यहां पर आपके पास में माइनस का 1/T2 है जबकि यहां प्लस का 1/T1 है, तो इसको अच्छे से लिख दो, 1 अपॉन में T1 माइनस 1 अपॉन में T2। ठीक है, हो गया ये। तो ये जो एक्सप्रेशन आता है ये आता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, ये ऐसा ऐसा और यहां पे ऐसा, ये आरएनएस इक्वेशन आ गई आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गई बात, इजी है ना। चलो अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, क्लियर हो गया। अब ध्यान रखना यहां पे क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ना कि क्वेश्चन आरएनएस इक्वेशन डिराइव करने के लिए है या फिर फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए यहां ये डिराइव करने के लिए दिया गया है। अगर आरएनएस इक्वेशन डिराइव करने के लिए दिया गया तो इसके पहले वो वान टॉफ इक्वेशन से जो डिराइव करना सिखाया था वो करना है, पर अगर ये देके रखा हुआ है तो फिर यहां पे गाड़ी यहां तक जाएगी। अब जरा समझना, अभी हम लोगों ने डेरिवेशन क्या देखा था, हमारे पास वैल्यू आई थी log k इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस ई ए अपॉन में 2.303 RT। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई थी। इसके लिए भी ग्राफ बोला जाएगा। ग्राफ कैसे होता है, इसको कंपेयर करा जाता है y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो ये तो हो गया y, ये हो गया आपके पास इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, और यहां पे क्या आता है आपके पास में m एंड x, ये आता है। ठीक, अब जरा सभी की मैं वैल्यू लिख देता हूं। जैसे मैंने वैल्यू लिखी तो y इज इक्वल टू क्या चल रहा है मेरे पास में log k। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करता हूं c की तो c बराबर क्या हो जाएगा मेरे पास में
log a, और यहां पर अगर मैं बात करता हूं m, तो m क्या होता है? स्लोप। स्लोप की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट वाले हमारे पास में क्या हो जाएंगे? m इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर। अगर मैं बात करता हूं सी की, सॉरी एक्स की, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? 1 अपॉन में टी। ये सारा चीज हो जाएगा। अब अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करते हो तो इसके ग्राफ को कैसे बनाया जाएगा? एक्स एक्सिस पे क्या बनेगा? 1 अपॉन में टी। फिर उसके बाद में y एक्सिस पे क्या बनेगा? y एक्सिस पे बन जाएगा हमारे पास log के। तो ये हो गया मेरे पास में log के। और यहां जो स्लोप बनेगा, स्लोप कैसा है? नेगेटिव। अगर स्लोप नेगेटिव है तो इसको बनना है इस तरह से, ठीक है? ध्यान रखना, स्लोप अगर नेगेटिव है तो वो कैसा बनेगा? इस तरह से। और कंप्लीटली टच मत कर देना। टच करने का मतलब होता है रिएक्शन 100% कंप्लीट हो गई, दैट इज रॉन्ग। तो यहां पे जो स्लोप आपके पास बना है m, तो उसको क्या लिखोगे? m इज इक्वल टू माइनस का ई ए अपॉन में 2.303 आर, ठीक है? माइनस का देखो कितना बड़ा सिग्निफिकेंस आया। ये स्लोप डिक्लाइनिंग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए यहां पर वैल्यू क्या है हमारे पास में? नेगेटिव। अब लास्ट बचता है सी। सी क्या होता है? इंटरसेप्ट। तो देखो कहां पर ये कट कर रहा है? यहां पे कट कर रहा है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया? इंटरसेप्ट। और इस इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है हमारे पास में? लॉग ए। तो इस तरह से जब आरएनएस इक्वेशन आती है तो पूरा ग्राफिकली आपको इसे ऐसे समझाना होता है। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? चलो अब फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। अब देखो और थोड़ी इंपॉर्टेंट बात कर ले। हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन क्या लिखा था? सबसे पहले हम लोगों ने आरएनएस इक्वेशन क्या लिखा हुआ था? कि जो k होता है इक्वल टू होता है a इंटू ई टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी के, ठीक है? ये वाली कहानी लिखी हुई थी। अब जरा इन सभी को इसमें समझो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर मैं बात करता हूं k की, तो k इज इक्वल टू है मेरे पास में नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन, ठीक है? इसको रेट कांस्टेंट के तो बोलते हैं, नो डाउट, बट आरएनएस पूरा कॉलिजन के ऊपर चलता था, तो इस वजह से मैं इसको और थोड़ा एक्स्ट्रा में आपको समझा रहा हूं कि k इज इक्वल टू क्या है मेरे पास में? नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन। थोड़ा सा जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं दोबारा से इसको लिख देता हूं। यहां पे चल रहा है मेरे पास k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ ई ए बाय आर टी, ठीक है? ये चल रहा था। तो यहां पर मैंने क्या समझाया? सबसे पहले ध्यान रखना, k इज इक्वल टू हम यहां पर क्या बोलते हैं आरएनएस इक्वेशन में? नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन, ठीक है? फिर उसके बाद में जो a होगा इसको आरएनएस कांस्टेंट बोलते हैं, पर साथ ही साथ में यहां इसको और अच्छे से जब डिफाइन किया जाता है तो उसको कहा जाता है नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन, ठीक है? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। और उसके बाद में तो E पता ही है, एक्टिवेशन एनर्जी। R बराबर हमारे पास में क्या होता है? कांस्टेंट होगा, गैस कांस्टेंट। T बराबर टेम्परेचर होता है, ठीक है? अब मैं यहां पे जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूं उस पॉइंट पर बहुत अच्छे से ध्यान देके समझो बात को, ठीक है? मैंने यहां पर एग्जाम्पल दिया था अक्षय कुमार का, ठीक है? अक्षय कुमार पे क्या बोला था हम लोगों ने? कि जीरो एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ठीक है? जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, चलो मान लिया जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। अब अगर मैं यहां पे बात करता हूं कि हमारे पास में एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो गई, तो इसका फर्क क्या पड़ेगा? यह हो जाएगा ई टू द पावर माइनस जीरो बाय आर टी, ठीक है? यह हो गया। और अगर e टू दी पावर 0 बाय आर टी हो गया तो मतलब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। और अगर इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहां पर क्या मिलेगा मुझे? k इज इक्वल टू a, ठीक है? यह मिल जाएगा। अगर k और a आपस में इक्वल हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होगा?
कि नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। और यह ध्यान रखो कि जितने पार्टिकल्स थे 100 पार्टिकल्स थे और 100 के 100 पार्टिकल्स ने आपस में रिएक्शन कर ली। तो ये तो वो आइडियल वाली कंडीशन हो जाएगी। और लाइफ में आइडियल या आदर्श जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि आदर्श सिर्फ और सिर्फ एक कल्पना है। समझ में आ गई बात? क्या बोल के रखा हुआ था कि अगर इफेक्टिव कॉलिजन 0 हो जाए तो वो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन हो जाएगा, और यहां पर ये बिल्कुल 100% होना नॉट पॉसिबल। इसका मतलब आपको ये पॉइंट ध्यान देना है कि इफेक्टिव कॉलिजन की वैल्यू कोई भी यहां एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कोई भी यहां 0 बोल दे तो उससे ये वाली टर्म बनती है, और जैसे ही ये टर्म बनती है तो हम क्या बोलेंगे? इट इज not possible in real condition। और अगर ये रियल कंडीशन पे पॉसिबल नहीं हो पाती है, सो फॉर दैट रीजन यहां इस पॉइंट को ध्यान रखना कि एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी 0 नहीं होती है। क्लियर हो गई बात? एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी? कभी भी 0 नहीं होगी। तो ये पॉइंट निकल कर आता है। अब इसके बाद भी एक पॉइंट और निकल कर आएगा जो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार होने वाला है। देखो क्या शानदार होने वाला है, समझना। अगर मैं जैसे अभी 0 बना दिया तो यहां पर यह भी तो चांस हो सकता है कि सपोज एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाए? नेगेटिव। अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव हो गई तो क्या फर्क पड़ेगा? e टू दी पावर EA बाय RT। ठीक है, जो आपके पास में E की वैल्यू थी नेगेटिव में, अब वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहां एक्टिवेशन एनर्जी के पॉजिटिव होने की वजह से क्या रिजल्ट आएगा? आपके पास में रिजल्ट आएगा K इज इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर EA बाय RT। ठीक है, एक ही आया। एक और हम लोग यहां कंडीशन बना लेते हैं, कंडीशन नंबर 3। अगर आपके पास में एक्टिवेशन एनर्जी क्या आ जाए? पॉजिटिव आ जाए, तो इस सिचुएशन में क्या बनेगा? इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, EA बाय RT एज इट इज बना रहेगा। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सेम जो है वही का वही बना रहेगा। ठीक है, तो यहां पे इक्वेशन क्या बनेगी? K इज इक्वल टू A इंटू E टू दी पावर माइनस EA बाय RT। और यही वाली इक्वेशन को हम लोगों ने क्या बोला है? आर्हेनियस इक्वेशन बोल के रखा है। अब मैं बता रहा हूं ऐसा क्यों बोला है। देखो, यहां अगर ये वैल्यू पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब आपके पास में ये होगा कि ये कुछ बड़ा आंसर देगा। अगर आपके पास में ये वाला आंसर बड़ा हो जाता है, ठीक है, ये वाला आंसर बड़ा हो जाता है, तो यहां पर तो टर्म फिर ऐसे बनेगी ना कि जो K है इसकी वैल्यू छोटी है किससे? A से। और अगर K की वैल्यू छोटी हो गई इस सिचुएशन पे ध्यान रखना, क्योंकि एक्सपोनेंशियल यहां पर A पे मल्टीप्लाई हो रहा है और एक्सपोनेंशियल छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा। अब अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि K की वैल्यू छोटी हो गई है A से, तो फिर मुझे यह बोलना पड़ेगा कि जो नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन है वो कम है किससे? नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन से। मतलब देख रहे हो कितना खतरनाक यहां पर कॉन्सेप्ट निकल कर आ गया कि अगर आपके पास में इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा और मतलब पार्टिकल्स टकरा ज्यादा रहे हैं पर रियलिटी में पार्टिकल्स हैं ही नहीं, तो क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसी सिचुएशन भी पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर ये दो केस याद रखना, जिसमें आपको अगला केस ये बोलता है देयरफॉर जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आर्हेनियस इक्वेशन इसीलिए इतनी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव है। पॉजिटिव आने की वजह से ये कॉन्सेप्ट बन पाता है, जिस कॉन्सेप्ट के अंदर आप ये बोलते हो कि यहां पे K की वैल्यू
बड़ी होगी ए से, जो कि रियल कंडीशन है, क्योंकि आपके पास में नंबर ऑफ टोटल कॉलिजन ज्यादा होंगे, ज्यादा कॉलिजन में से इफेक्टिव कॉलिजन कम होते हैं, तो इस वजह से आपकी आर्नियस इक्वेशन इतनी ज्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, समझ में आया? मतलब तीनों कॉन्सेप्ट पे मैंने बता दिया, अगर जीरो होगी तो क्या होगा, अगर नेगेटिव होगी तो क्या होगा, और अगर पॉजिटिव होती है तो क्या होता है, और क्यों पॉजिटिव वाली वैल्यू की वजह से ही आर्नियस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा जाता है, इस फॉर्म में या इस फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। क्लियर हो गया? इजी है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। अब देखो बढ़ते हैं आगे। अब आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज है। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन एट टू टेम्परेचर्स डिफरिंग बाय 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से जो इसमें डिफरेंस जनरेट होता है, ये इस वैल्यू पे बात करता है। मतलब क्या, समझना जरा, कि दो टेम्परेचर हैं के और के। एक टेम्परेचर है टी पर और एक टेम्परेचर है T+10। ये कैसा है हमारे पास में, यहां पर जरा देखना, ये वाला जो है, ये वाला क्या है, T+10। ये वाला जो है, ये क्या है हमारे पास में, टी वाला टेम्परेचर है। ठीक है, तो यहां पर उसी कॉन्सेप्ट को बता के रखा है, कुछ भी एक्स्ट्रा काम नहीं करके रखा है, कि जब भी कोई बोलता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, तो यहां पर जो ये दो टेम्परेचर हैं, इनके बीच में क्या होता है, यहां पे रेशो होता है। अरे मैंने उल्टा कर दिया ना, सॉरी, यहां तो ये एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट है ना, मैंने उल्टा कर दिया। यहां पर आपके पास में क्या है, ऐसा T+10 है और यहां T है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, ये एनर्जी का कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है, यहां पर क्या होगा, एनर्जी कम यूज होगी जब आप टेम्परेचर को हाई कर दोगे। कौन सी एनर्जी, वो इफेक्टिव कॉलिजन वाली एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इफेक्टिव कॉलिजन क्या होगा, कम टेम्परेचर पे हो जाएगा, ये इस तरह से। और एक होता है T1, जहां पे टेम्परेचर क्या हो रहा है हमारे पास में, यहां पर निकल कर आ रहा है T। टेम्परेचर कम होने पर देखो पार्टिकल्स टकराते कम हैं, और टेम्परेचर ज्यादा होने पर टकराते ज्यादा हैं। जितना ज्यादा टकराएंगे तो यहां पर आप भले से लिख देना इफेक्टिव कॉलिजन। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, इफेक्टिव कॉलिजन। तो यहां पर इस कॉन्सेप्ट से ये वाला वैल्यू बन जाएगा। क्लियर हो गई बात? वैसे ये ज्यादा पूछा नहीं जाता है, बस कभी कभार डेफिनेशन पूछ ली जाती है, दैट इज कि टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता क्या है, उस मैनर पे ही आपको करना रहता है। ठीक है, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। ठीक, चलो अब देखो यहां पर बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्ट इनमें बोलता है कि जहां पर KT इज अ रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, T डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां कहानी बता के रखी हुई है। और उसके बाद में KT+10 वाला जो है वो रेट कांस्टेंट कब होगा, जब टेम्परेचर को 10 डिग्री से इंक्रीज कर दिया जाए। द रेशो जनरली फॉल्स बिटवीन 2 to 3। यहां पर जो इसका जो रेशो भी देखा था ना हम लोगों ने, ये वाला कौन सा, ये भी जस्ट देखा था, KT+10 और KT वाला। तो इसकी वैल्यू क्या होता है, 2 से 3 के बीच में रहती है, और which means for the most of the chemical reaction the rate becomes 2 or 3 folds for every 10 degree centigrade rise in the temperature। मतलब क्या होगा कि जैसे ही 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, तो यहां पे जो आपके कंपाउंड्स होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है 2 to 3 फोल्ड्स के अंदर। तो ये कहानी बताई गई है टेम्परेचर कोएफिशिएंट में। क्लियर हो गई बात? इजी है ना? तो बस इतनी सी कहानी रहती है। तो अब जरा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। ठीक, चलिए इसे भी कर देते हैं इरेज। और इसे इरेज करने के साथ ही साथ ये चैप्टर भी हमारे पास हो चुका है खत्म। ये चैप्टर हो चुका है हमारे पास में एंड। और इसमें आप लोग को एक बात का ध्यान हमेशा रखना है, वो ये है कि यार वीडियो जब आप कभी देखते हो ना, तो हमेशा एक लाइक और कमेंट्स कर दिया करो। कमेंट्स करने से क्या होता है कि हम लोगों को हौसला मिलता है, क्योंकि होता है ये कि यार हम लोग एक या दो चैप्टर बना के, या एक या दो सॉरी
एक या दो लेक्चर बनाकर हम लोग एंड तो नहीं कर रहे हैं, हम पूरा आपके साथ रहते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड पॉइंट तक। साथ ही साथ में हम लोग यहां पे एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर और जो आपके पास में एनसीईआरटी के क्वेश्चन होते हैं, साथ ही साथ में जो 100 एमसीक्यू की सीरीज है वो सभी कुछ लेकर आते हैं। तो यार इतना एफर्ट्स हम लोग करते हैं तो थोड़ा यार तुम लोग भी अप्रिशिएट कर दिया करो, अच्छा लगता है हमें भी, है ना। तो अब देखो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो हर बार मैं आप लोगों को देता हूं, वो इंफॉर्मेशन ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% फ्री लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इतना सा काम करना है कि उन लेक्चर्स को यहां YouTube पर देख लेना है। और अगर आप YouTube पर भी नहीं देखना चाहते हैं तो magnetbrains.com की एक ऑफिशियल साइट भी है, जिस साइट पर जाके अगर आप खुद को करते हैं रजिस्टर, तो वहां रजिस्टर करने पर और जैसे आपने क्लास 12 को सिलेक्ट करा तो जितने भी फैकल्टीज हैं वो सभी फैकल्टीज यहां पर आ जाएंगे और उनके सारे लेक्चर यहां आपको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपली वॉच नाउ पे करना है क्लिक। वॉच नाउ पे क्लिक करते से ही आपको पूरा ऐसा प्रोफाइल मिल जाएगा। इस प्रोफाइल में आप लोगों को जाना है, सबसे पहले क्या करना है, फुल चैप्टर के वीडियोस देखने हैं बढ़िया तरीके से, अच्छा वहां पर कॉन्सेप्ट ले लेना है। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में आना है एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस के ऊपर, और जैसे ही एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस आप सॉल्व कर लोगे उसके बाद में देखना है वन शॉट रिवीजन। वन शॉट रिवीजन एक बार अच्छे से पढ़ लेना। वन शॉट रिवीजन पढ़ने के बाद में थोड़ा सा लेवल हाई करके मैं हमेशा 100 एमसीक्यूज आपके सामने लेकर आता हूं। अगर ये लेवल हाई आप लोगों ने सॉल्व कर लिया तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, चाहे वो जेईई हो या फिर वो नीट की एग्जामिनेशन हो, उन सभी को कवर अप कर सकते हो। ठीक है, ये कहानी होती है। जैसे आज के लेक्चर में मैंने पढ़ाया था ना आरएनएस इक्वेशन, मैं चाहता तो आरएनएस इक्वेशन को सिर्फ वहीं पर खत्म कर देता K1/K2 या K2/K1 वाले पे, पर बात ये थी कि आप सिर्फ अभी यहां पर इतना ही नहीं पढ़ रहे हो, आप आगे के लिए भी बेस बना रहे हो। तो वहां जो बेस बना रहे हो ना, तो उसके लिए इतनी सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, इतना कुछ किया जा रहा है, और इतना कुछ करने के बदले में मैं मांग क्या रहा हूं, मैं सिंपली आप लोगों से यही मांग रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब, लाइक कर देना। सब्सक्राइब तो क्या करोगे वीडियो को, वीडियो सब्सक्राइब नहीं होता है, चैनल सब्सक्राइब होता है। हां, वीडियो शेयर जरूर होता है, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि जैसा मैं हर बार बोलता हूं कि हम यहां मैग्नेट ब्रेन्स एज अ रीएजेंट वर्क करते हैं, और रीएजेंट का काम होता है कि वो हमेशा रिएक्टेंट को एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आप लोगों को भी हम इस कोशिश में है कि आप लोग एक स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। तो आप चाहते हैं कि आप और आपके दोस्त भी इस तरह से स्टेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे उन लोगों के साथ में। ठीक, तो बस इसी नोट के साथ में करते इस लेक्चर को एंड, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय।